आप रिकॉर्ड करो, मुझे न्यूज़ पे डालना होता है। अब आप लोग समझ में नहीं क्या बता भाई साइड ये जितने लोग आगे बैठे हैं इस लाइन में ये अनुशासन में बैठे हैं, वरना मुझे सबको दौड़ने का निकालना पड़ेगा। फिर अब आप कुछ लोग की वजह से पूरे कार्यक्रम को भाग के रास्ते में ये लोग इधर बैठे होंगे। छोटा है यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा और गर्मी इस कदर हो रही है कि हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी तो गर्मी में परेशान हैं, लेकिन पुलिस के भाइयों को भी तमाम तरह के उनके कपड़े पूरी उनकी वर्दी पसीने में भीगी हुई है और आपके कपड़े मुझे बहुत भीगे हुए दिख रहे हैं। अगर हम ही एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे तो फिर आपका ध्यान मेरी तरफ कैसे आएगा? जब आपके दोस्त बैठा साथी इधर उधर रहेगा गाता रहेगा तो बराबर वाला साथी की जिम्मेदारी से बात को नहीं हो पाएगा। मैं रोज टीवी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके बीच में आके अपनी बात करता रहता हूँ, लेकिन आज जब मैं आपके सामने हूँ तो फिर आपको फोन में नहीं करना चाहिए, आपको मेरी बात को सुनना। जब लोगों के दिमाग में सही नहीं तो क्या करूँ? सामने खड़ा सर बोल रहा हूँ क्या मैं समझा नहीं सकता सर ना। इधर खड़े हो जाइए, भाई साहब खड़े उधर खड़े हो जाइए। भाई साहब को नहीं समझ में आ रहा है, मैं खड़ा हो गया तो बोला यहाँ लगा के हट जाइए आप। भीड़ में अक्सर ये होता है, इतना माइंड नहीं करना चाहिए। मैं माइंड नहीं कर रहा, मैं हट जाऊँ मैं हट जाऊँ जिसके लिए मैं वही कह रहा था सब सब कर रहा था छोटा सा नहीं बड़ा आप मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं इनमें से 99% लोग स्कूल गए हुए। जब स्कूल में अध्यापक क्लास में खड़ा होकर पढ़ाता है तो जो बच्चे गोल से अध्यापक की बात को सुनते हैं वही पेपर में हर सवाल का जवाब मिल जाते हैं, और जो बच्चे जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो वो खिड़की के बाहर झाँक रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी काम में और उनका ध्यान होता है। तो जब पेपर आता है तो उनको ये भी नहीं पता होता कि इसका उत्तर क्या है, रिजल्ट में जीरो आता है। तो जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो आप फोन में घुसे बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाना अच्छी बात है, लेकिन आप नारे लगा के बाबा साहब अम्बेडकर कैसे नहीं होते? उसके लिए आपको बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्ञान समस्या करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और सुख सिद्धांतों को त्याग कर अपने निजी हितों को त्याग कर अपने बहुजन समाज के लिए, समाज के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए काम करना सब आपकी तरफ से बनने के प्रयास में आगे बढ़ा। तो मैं आज इस गाजीपुर की पावन धरा पर अपनी बात को शुरू करते हुए दुनिया में जन्मे सभी संतों को, महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं कि उनका पूरा जीवन जब हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो अपने लिए नहीं जिए, अपने कैमरा से उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, कमजोर, पिछड़े, अपिछड़े, महिलाएं, मजदूर, किसान, तमाम लोगों के लिए लगाने का काम किया।
होगा। उन्होंने इस देश की सामाजिक व्यवस्था को समझा है। राजनीतिक व्यवस्था आने के बाद राजनीतिक व्यवस्था को समझा है। इस देश की धार्मिक व्यवस्था को समझा है और इस व्यवस्था से कैसे लड़ना है ये भी समझा है। इसीलिए आज वो महापुरुष की शैली में आ पाए। उनका जन्म भी आपकी मेरी तरह साधारण परिस्थितियों में एक मां के कोख से हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए लगा दिया तो समाज ने उनको महापुरुष माना। कहा गया है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसी को मानव कहते हैं, उसी को इंसान कहते हैं। जो अपने लिए जीता है उसको कोई याद नहीं रखता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो मरने के बाद भी हमारा अलग हो जाता है, लोग उसको याद रखते हैं। प्यारे साथियों, महामानव कथा का रूप से लेकर संत शिरोमणि सतगुरु जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, नारायण गुरु, तुलसीदास, संत गाडगे जी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर मां सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वचंद्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामचंद्र वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत छोटू राम, संत रामदेव प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, रामानायक स्वामी परम यादव, मान्यवर देना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर साहब काशीराम भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो अपने लिए नहीं है, जिन्होंने दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज उनके जाने के बाद भी आज हम उनकी तस्वीरों को नमन करते हैं और अपने बच्चों को, आने वाले नस्लों को अपने मन में ये संकल्प करते हैं कि हमारे आने वाले नस्लें भी महापुरुषों के रास्ते पर चल के उनके जैसे बनने का प्रयास करें। प्यारे साथियों, आज जब इस मंडल के समीक्षा कार्यक्रम में, प्रमुख सम्मेलन में आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के बीच जहां हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, मुझसे उम्र में बड़े मेरे भाई हैं, पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण हैं, पार्टी की प्रदेश की टीम है, मंडल की टीम है, जिले की टीम है, भीम आर्मी के हमारे क्रांतिकारी साथी हैं। तो मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन आप ये सोचो, अगर तस्वीरों से, सिर्फ फोटो से, वीडियो से इस बात आगे बढ़ जाती तो शायद आज मुझे गाजीपुर नहीं जाना पड़ता। प्यारे साथियों, कल मैं बंगाल में था और इसी तरह का एक पूरा और उन्होंने पूरे बंगाल के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जुटाने का काम किया है। इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि बंगाल में भी आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकतवर होना चाहिए। कल लगभग यही समय था, मैं बंगाल में खड़े होकर बंगाल के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहा था और आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे में खड़े होकर इस गाजीपुर की क्रांतिकारी धरती में आपको संबोधित करने का अवसर जो है पार्टी की तरफ से मुझे दिया गया। प्यारे साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में अगर आप महापुरुषों से प्यार करते हैं, वास्तविकता में अगर आप मुझसे और महापुरुषों से प्यार करें, अगर अपनी नस्लों से प्यार करते हैं, अपने परिवारों से प्यार करते हैं, अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, अपने जिले से, प्रदेश से, अपने देश से प्यार करते हैं,
तो आप ये सोचिए कि आजादी के लगभग 80 साल होने वाले हैं, क्या इस भारत में सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है क्या? जोर से बताइए, मिल रहा है क्या? मिलना चाहिए, भी मिलना चाहिए। मैं आज की बात की शुरुआत यहां से करूंगा कि सबसे पहले वही टीम जीतती है, सबसे पहले वही टीम कामयाब होती है जिस टीम के अंदर अनुशासन होता है, जिस टीम के अंदर नहीं होता, जिस टीम के अंदर प्यार नहीं होता और जिस टीम के अंदर संघर्ष करने का जज्बा नहीं होता, जिस टीम के पास लक्ष्य नहीं होता और जिस टीम के अंदर चाहत नहीं होती, वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती। हर आदमी को उस टीम के हर सिपाही को अपनी हिम्मत से ज्यादा बढ़ने प्रयास करने पड़ते हैं, तभी वो टीम जीतती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय टीम, जो भारतीय क्रिकेट की टीम है, जब उनके 11 के 11 प्लेयर अपने अपने विभाग में, जो बॉलर है वो बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, जो बैट्समैन है वो अच्छी बैटिंग करता है, जो कीपर है वो अच्छी कीपिंग करता है, जो ऑलराउंडर है वो ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है और जो फील्डर है वो अच्छी फील्डिंग करता है, तभी जाके टीम मैच जीतती है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अन्य दल अपनी अपनी सत्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं चैलेंज कहने कर सकता हूं और ये चैलेंज मेरा है भी और रहेगा भी कि जितनी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाहियों के अंदर है, उतनी ताकत किसी दूसरे संगठन के पास नहीं। उसका कारण है कि इन लोगों ने, ये जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने एक नीला कफन अपने गले में अपने सर पर रख लिया है और वो ये तय कर चुके हैं कि अब हम महापुरुषों के रुके हुए अधूरे काम को पूरा किए बगैर रुकेंगे नहीं। और जब तक इस देश में समता मूलक समाज नहीं बनेगा, जब तक इस देश में समता समानता बंधुत्व मैत्री के आधारित राज नहीं बनेगा, जब तक इस प्रदेश में कमजोर और वंचित समाज के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे। इनका यही संकल्प है जिसने बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। इनकी यही हिम्मत है कि जहां एक तरफ पैसे देके, खाना देके, शराब देके, गाड़ी देके और तरह की सुविधा देकर लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े नेताओं की रैली कराई जाती है, वहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवान साथी अपनी मेहनत की कमाई से, छोटे छोटे से सहयोग से, थोड़े थोड़े पैसे से मोटरसाइकिल लेकर 4 रुपए की गाड़ी किराए पर करके, क्योंकि मैं अपने गरीब बहुजन समाज का हाल जानता हूं, अभी भी उनके पास तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है, तो गाड़ी घोड़े को सबके पास नहीं है, तो वो अपने छोटे छोटे साधनों से 4-4 घंटे प्रयास कर सम्मानित साथियों, जय भीम का नारा तो मैं सड़क से जाकर सुन रहा हूं। क्या मात्र नारे से हमारी गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी? क्या तस्वीर देने से और फोटो खिंचवाने से हमारी गुलामी की बेड़ियां कट सकती है? अगर हमें भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीननी है तो हमें अपने अंदर उनसे ज्यादा शक्ति का निर्माण करना होगा, उनसे ज्यादा संघर्ष का जज्बा अपने अंदर तैयार करना होगा। और एक जाति एक धर्म से नहीं जीत सकते हैं, हमें बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा तैयार करना पड़ेगा। अपने बहुजन समाज को गांव गांव जाके उनको जगाना समझाना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर आपने अपनी ताकत नहीं बनाई तो आपके बच्चों का भविष्य देखना मेरा गर्व उनका होने वाला है, इस तरह गर्व में जाने वाला है, आपको बताना। आज जब मैं अपनी बात को रखूंगा तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपको फोन में नहीं मिलेगी, जो हो सकता है गूगल पे ना मिले, क्योंकि मैं किसी रानी महारानी का बेटा नहीं हूँ,
मैं तो आपके जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ और एक घरेलू महिला मेरी माँ जिसने मुझे गरीबी यूनिवर्सिटी प्राचार्य में पास से पढ़ा किया है, उसके दूध रूपी खून को जो है पी के मैं जो है तंदुरुस्त हो गया आज आपके बीच में हूँ। मैंने गरीबी देखी है, मैंने बेबसी देखी है, मैंने लाचारी देखी है, मैंने बीमारी देखी है, मैंने गरीब के लुटे घर को देखा है, मैंने गरीबी में बंद के लोगों को देखा है। मैं जो बात आज आपसे कह रहा हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने 2 साल में बात में कहना नहीं है तो मैं लिख के देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की शक्ल ऐसी होगी जिस शक्ल में इंसानियत दिखाई देगी और जो शक्ल जो है, जो ताकत जो है गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्ग के हर तबके का हाथ पकड़ने का काम करेगी, उसको बेबसी की जिंदगी से निकालने का काम करेगी। अगर आपने मेरी बात को पहला दी, अरे साथियों, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं जिले के मंडल के लोगों को कहना चाहता हूँ, हर से हार निकले, ये पद आपको कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं दिए गए हैं, ये पद आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप गांव में निकल के जिले का संगठन तैयार करें, बूथ का संगठन तैयार करें, सेक्टर का संगठन तैयार करें, विधानसभा का संगठन तैयार करें, भाईचारे की कमेटियां बनाएं और बिखरे हुए समाज को एक नादा में पिरोगे और उनको वोट की ताकत का एहसास करा के उनकी शक्ति बनाने का काम। प्यारे साथियों, मैं आपको भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि बिना जानकारी के और आज की जो हमारे हालात है उससे हमें करना क्या चाहिए, हम क्या करते हैं। आप ये जानते हैं, हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा जिसको हथियार बताया गया है, आप ये महसूस करके देखो, आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। लगातार प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लगातार प्राइमरी स्कूलों को बंद करके गांव में रहने वाले मजदूर किसान के बच्चों के शिक्षा के रास्ते और शिक्षा के जरिए उनकी प्रगति के रास्तों को बंद किया जा रहा है। जब भी आप सरकार से हक की बात करोगे तो सरकार धर्म की बात करने लग जाएगी। आप ये बताओ, आज की सरकार सब कुछ आपको दे सकती है, गेहूं दे सकती है, चावल दे सकती है, नमक दे सकती है, आटा दे सकती है, लेकिन जिससे आपके बच्चों की प्रगति सुनिश्चित होगी वो शिक्षा आपको कभी मुफ्त नहीं दे सकती है। इस बात को आपने कभी समझने का प्रयास कीजिए। सरकार आपसे कह रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, सरकारी में एडमिशन नहीं होगा तो प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा। और वो कह रहे प्राइवेट में करा दो, 1000 रुपए हम लोग आपको देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गरीब कमजोर समाज है, हम इनको 1000 रुपए देंगे, ये 1000 रुपए में 700 रुपए अपने घर की जरूरत पूरा करने के लिए लगाएंगे और 100-200 रुपए वाला स्कूल देख के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाएंगे। आप महसूस करो, आप घर बनाना चाहते हो बहुत सुंदर, आप गाड़ी लेना चाहते हो बहुत सुंदर, आप सुख सुविधा लेना चाहते हो बहुत सुंदर, लेकिन जिस एजुकेशन से आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, आपकी नस्लें पैरों पे खड़ी होगी, उस एजुकेशन पे आपका ध्यान नहीं है। क्योंकि आज की सरकारें एजुकेशन की जनता को बताने का काम नहीं करती। मैं ये कहना चाहता हूँ, रोटी तो आप मेहनत करके भी खा लोगे, लेकिन अगर आपकी नस्ल नहीं पढ़ी, आपके बच्चे नहीं पढ़े, तो वो दिन दूर नहीं कि गुलामी दोबारा से आपको ऊपर आगे ठोक दी जाएगी और आपको एहसास भी नहीं होगा। दूसरा, हम वोट की वैल्यू को भी नहीं समझते हैं, जिस तरह एजुकेशन की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं और एजुकेशन की महत्ता को ना समझते हुए अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिला पा रहे हैं,
वैसे ही हम वोट की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। हम 5 साल कभी किसी नेता के घर जाते हैं, कभी किसी अधिकारी के दफ्तर में जाते हैं। मैं जिस जिले में जाता हूँ इतनी एप्लीकेशन मेरे पास आती है, कोई कहता है मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ है और कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कहता है मेरी बच्ची को मारकर जेल में लटका दिया गया था और मुझे न्याय नहीं मिल रहा। कोई कहता है मेरी बच्ची घर से निकली थी और 1 महीने से साथ मिली है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कहता है मेरे बेटे को मारकर जमीन में डाल दिया गया और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। कोई कहता है कि मेरे भाई को जला दिया गया। कोई कहता है मेरे पिता पे जबरन काम करवाया गया और काम करने से मना किया तो गेहूं के साथ ही उसको लगाकर और आग लगा के जिंदा जला दिया गया। कोई कहता है कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे थे, हमने मना किया तो दबंगों ने हमारे घर में आके हमें पीट दिया। कोई कहता है हम अपने गांव में 5 साल की जैसे नहीं बना पा रहे। कोई कहता है हम अपने गांव में भगवान बुद्ध की कथा नहीं कर पा रहे। कोई कहता है हम अपने गांव में संत रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे। कोई कहता है मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, कहीं नौकरी रोजगार नहीं है। कोई कहता है कि हम क्या करें, हमारी गरीबी दूर नहीं हुई। तो भाई मैं ये समझता हूँ कि अभी भी आप समझदार नहीं हैं। आपके बच्चों को रोजगार देगी सरकार, आपके बच्चों को न्याय दिलाएगी पुलिस प्रशासन सरकार, आपके साथ होने वाले जुल्म को कानून व्यवस्था अच्छी तरह से रोकने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ से स्कूल बनाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ हॉस्पिटल बनाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ पुल बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ सड़कें बनाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम करेगी सरकार, आपके यहाँ लेकर जाने का काम करेगी सरकार और आपको 5 का जीवन सृष्टि हो इसकी सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगी सरकार। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जब सरकार आपने दूसरे लोगों के हाथ में बना दी है तो फिर आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मैंने राम साहब कहते थे कि जिनका राज होता है उनकी बहन बेटियों पे कोई जोर नहीं कर सकता है, जिनका राज होता है उनके हाथ फैलते नहीं है, उनको कोई मां का परिवार नहीं है, उनकी कोई ख्याल नहीं मिलता है, जिनका राज होता है उन्हीं के कार्य होते हैं। इस प्रदेश में दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान और अन्य ये तमाम लोग लंबे समय से परेशान है। हर सरकार के आगे कागज लेके खड़े रहते हैं, अधिकारियों के दफ्तरों में कागज लेके खड़े रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इवन कोई भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर लीक होने के बाद फिर भी भर्ती आगे बढ़ जाए तो 69,000 से भर्ती में घुटाला हो जाता है और कोई नेता आपके आंसू को पूछने नहीं आता। प्यारे साथियों, महसूस करके देखो आज हाल प्रजापति कश्यप सैनी मोदी साथे दूसरा फिर राज पर केवल मंगा यादव गुजर कुर्मी ये जो तमाम पिछड़े वर्ग के हमारे लोग हैं और दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टी गोभी कोली कटी घाना मुसलमान सिख जैन ईसाई और जब आरक्षण नहीं था तो इनके बच्चों को कौन कुछ कर बैठने देता था? देखा था क्या? आज आरक्षण के होने के बाद भी इतना बैकलॉग है लेकिन सरकार तरीकों को लगाती है, ठेकेदारी को लगाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इतनी गैर बराबरी आ रही है, अगर ये आरक्षण रूपी हथियार चला गया तो आपका एक बच्चा भी क्योंकि आरक्षण के होते नौकरी नहीं लग पा रहा है तो आरक्षण जानने के बाद कोई कुर्सी पर बैठने नहीं देगा। अपनी बात को आप
याद रखना। कितने हिंदू बन गए भारतीय जनता पार्टी के झूठे झंडों में आके अपने वोट का प्रयोग इधर करते रहो। जब सत्ता के हाथ में होती है तो फिर आपके हिस्से में बेबसी लाचारी आती है। मैं संविधान वाले भाइयों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने संविधान में भाई लगे हुए हैं उनको पक्की नौकरी देने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। लेकिन आजाद समाज पार्टी का काम है। साथियों, आप ये महसूस करो, सब कुछ सरकार तय करती है। बिजली के दाम, पानी के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सब सरकार तय करती है। हम लोग अपनी वोट से अगर कागज नहीं बनाएंगे तो फिर हमारे काम होगा। आज मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, नगीना आपके सामने उदाहरण है। नगीना के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और उत्तर प्रदेश में भी आजाद समाज पार्टी का चुनाव और बीजेपी के साथियों को ये संदेश देने का काम किया है कि जब हम लोग भाईचारा बना के इन बड़े बड़े परिवर्तनों को भूल लगाने का काम कर सकते हैं तो गाजीपुर वाले, बनारस वाले क्यों नहीं कर सकते हैं, ये बताने का काम करना चाहिए। नगीना के लोगों ने ये मेरे जरिए संदेश आपको भेजा है कि अगर अपने आने वाली नस्लों पर अपना जीवन सुधारना है तो हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। प्यारे साथियों, जब कुंभ चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था, तो मैंने एक बयान दिया, मुझसे मीडिया के छात्रों ने पूछा कि भैया आप महाकुंभ नहीं जा रहे हो। मैंने कहा भाई, हमारे नेता मानव काशीराम साहब ये कहा करते थे कि जिनको अगला जन्म सुधारना है वो कुंभ में चले जाओ और जिनको ये जन्म सुधारना है वो मेरे साथ आ जाओ और राजकाज बनाने में मदद करो। राजकाज आ जाएगा, आपका भी जीवन सुधर जाएगा और अन्य वीडियो का जीवन भी सुधर जाएगा। जब मैंने इस बात को कहा तो पाखंडियों को बड़ी तकलीफ, वो मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या चलाने लगे। कोई कहता है चंद्रशेखर के पिंड दान कर देंगे, कोई कहता है चंद्रशेखर को खत्म कर देंगे। ये भारत का हाल है। आज भी आप कितने लोगों के घरों में आरो लगा दे हाथ मारे बताना, जिनके घरों में आरो लगा हुआ है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था है, हाथ मारे बताना। यही